नमस्कार मित्रों, हम यहाँ पढ़ रहे हैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ और ये इम्पोर्टेंट 140 जो फैक्ट तैयार किए हैं एसपी सर के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो इसमें अब तक आए हुए रीट के क्वेश्चंस जो है एक तो वो है, उसके अलावा और भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो 100 तक का हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसे आप यहाँ आई बटन से देख सकते हैं। अब हम 101 से आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं यहाँ। पाठ्य पुस्तक क्या है? शिक्षण का साधन है मगर साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो शिक्षा है, विद्यार्थी है। पाठ्य पुस्तक तो एक साधन है। कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। ठीक है, कक्षा में पढ़ाना है तो पाठ्य पुस्तक सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण साधन। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, यानी बेसिक चीज़ पाठ्य पुस्तक की है। पाठ्य पुस्तक के बगैर हम कितना पढ़ेंगे, कितना पढ़ाएंगे। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है तो विषय सामग्री का चयन करना, स्तरीकरण करना, लेवल बनाना और प्रस्तुतिकरण करना। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। किस प्रकार की होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु? दोस्तों, इसी प्रकार के शिक्षण विधियों में क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। और शिक्षण विधियों से जुड़े हुए जैसे सामाजिक टीचिंग मेथड के जुड़े हुए 100 क्वेश्चन, उसके अलावा हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन, मनोविज्ञान के क्वेश्चन, कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों के क्वेश्चन, ऐसे 3000 से अधिक फैक्ट प्रश्नों का संग्रह हमने कर रखा है, जो कि आपको यस गुरु ऐप पर मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पर इतना फिर पॉसिबल नहीं है दोस्तों, और विद्यार्थियों को मिलते नहीं है कई वीडियो। ऐप पर सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती है। तो टेस्ट सीरीज जो है उसमें आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेंगे, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले वो चीज़ें जो बच्चे जानते हैं, फिर जो नहीं जानते वो, या सरल से कठिन की ओर भी हम कह सकते हैं, स्थूल मोटी मोटी चीज़ों से सूक्ष्म बारीक की ओर, गहराई की ओर। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है प्राकथन। प्राकथन या जो शुरुआत में आता ना प्रस्तावना, वो तो उसमें पता चलता है कि इस पाठ्य पुस्तक में क्या क्या हम पढ़ेंगे और उत्साह पैदा होता है। अगला जो शीर्षक है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, समग्र और सतत मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण, इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। मूल्यांकन का आवश्यक गुण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। मूल्यांकन हम करते हैं बालकों का, तो पहली बात वैधता होनी चाहिए। वैधता का तात्पर्य क्या है? हर परिस्थिति में उसका जो रिजल्ट है वो उतना ही आना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब खुद के जो विचार है वो उसमें ना हो और उस उत्तर को कहीं भी जांचा जाए हमेशा उसका परिणाम एक जैसा आए। व्यापकता हो, व्यापकता का तात्पर्य है मूल्यांकन में सभी पक्षों को, आयामों को शामिल किया जाए। विश्वसनीयता हो, यानी उसका परिणाम सदैव एक जैसा रहे। और विभेदीकरण हो, यानी अंतर करने वाला हो। अंतर का मतलब यहाँ भेदभाव से नहीं है, यहाँ है जैसे कठिनाई का स्तर 1:2:1 हो, यानी जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 25% तो बहुत सरल, 50% मध्यम लेवल के और लास्ट के 25% या जैसे कोई भी 25% कठिन, ताकि बालकों का पता लग सके अधिक पढ़ने वाले बच्चे का, कम पढ़ने वाले बच्चे का, और जो सामान्य बच्चे हैं उनका भी मनोबल डाउन नहीं हो इस प्रकार से। तो वो विभेदीकरण। परंतु आत्मनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी कभी भी जो है इसका गुण नहीं है, ध्यान रखना। कहीं पर भी आत्मनिष्ठता नाम आए तो उस विधि को मान्य नहीं किया गया है। आत्मनिष्ठ का मतलब है कि मेरे क्या विचार है, शिक्षक जो जांच रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, उसके खुद के निजी विचार अगर प्रभावित कर रहे हैं रिजल्ट को, तो वो आत्मनिष्ठता है। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वैध परीक्षण। तो वैध परीक्षण की क्या विशेषता होती है कि जिस उद्देश्य के लिए तैयार किया है और उसकी पूर्ति हो रही है, यानी उद्देश्य परक है, तो वो वैध है। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर, जैसे इस तरह से त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया, तो वह ब्लूम का मूल्यांकन उपागम आपने पढ़ा होगा। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में। मापन से मूल्यांकन आपको पता ही है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं क्या क्या? एक तो ज्ञानात्मक, यानी बालक ने ज्ञान कितना प्राप्त किया, फैक्ट कितने याद है। भावात्मक, इमोशनल, उसको कितना उसका मजबूत हुआ। और क्रियात्मक, यानी करके दिखाना, प्रैक्टिकल।
चालक भी हम इसको बोल सकते हैं। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है अभिवर्ती मापनी, यानी भावनात्मक उसका इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है, इसके लिए हमें अभिवर्ती उसका जो रुचि है वो मापना है, वो होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है मित्रों? विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, ठीक है। तो सतत यानी लगातार और व्यापक यानी विस्तृत मूल्यांकन, ठीक है। CCE कंटिन्यू एंड कम्प्रीहेंसिव, यानी पहले क्या होता था मूल्यांकन, जैसे मान लीजिए साल में एक वार्षिक हो गई, एक वार्षिक हो गई कि मूल्यांकन हो गया, या फिर एक त्रैमासिक होती थी, या फिर 3 टेस्ट और अर्धवार्षिक और वार्षिक। इसके अलावा भी छोटे बच्चों का मूल्यांकन लगातार करते रहने की आवश्यकता है बीच बीच में। तो सतत और व्यापक यानी सभी पक्षों को, केवल उसके ज्ञान वाले पक्ष को देख लिया तो बच्चे का पूरा मूल्यांकन नहीं होगा। खेल में कैसा है, व्यवहार कैसा है, भावनात्मक रूप से कितना मजबूत है, ठीक है, नियमितता कितनी है, और भी पक्षों को उसको बहुआयामी होना चाहिए, तो वो है व्यापक मूल्यांकन। तो विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन होना चाहिए। नियमित का मतलब डेली नहीं, तो जैसे मान लीजिए वीकली है, या जो एक डायरी में फिक्स कर रखा है इतनी इतनी तारीख को इतने इतने महीने में। फिर गुणवत्तापूर्वक मूल्यांकन करना और विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना, यानी उसमें इम्प्रूवमेंट करवाना। सतत और व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, क्योंकि बच्चों से जितने घुले मिले रहेंगे शिक्षक, तभी हम उनको जान पाएंगे। इस CC से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है, और इससे शिक्षण के दौरान भी संभव है। ध्यान रखना, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली लाइन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। शिक्षण के दौरान भी संभव है क्योंकि हम व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं। तो बच्चा पढ़ रहा है तो भी हम देख रहे हैं कि इसका ध्यान कहाँ है, पढ़ते समय ये क्या हरकतें करता है, तो वो भी अपन मूल्यांकन कर रहे हैं उसका। तो इस तरह से शिक्षण के दौरान भी संभव है ये। CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? तो 10 और 11 से, ठीक है। CCE प्रणाली में व्यापकता का आशय निम्नांकित से नहीं है, प्रश्नों की व्यापकता। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब, व्यापक का मतलब ये नहीं कि प्रश्न बड़े बड़े दे दिए कि बस व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। CCE का तात्पर्य है विषयों की व्यापकता, विषय व्यापक हो, दायरा व्यापक हो, यानी कुल मिलाकर जो मूल्यांकन के पक्ष है ना वो बड़े हो, सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। केवल बालक का एक पक्ष ज्ञानात्मक, उसने प्रश्न याद कर लिए और अपने को सुना दिए, हमने कहा गजब होशियार, नहीं, और भी उसके जो पक्ष है, सेवाभावी भी है क्या, नियमित है क्या, खेल कूद में कैसा है, भावनात्मक रूप से कैसा है, सांस्कृतिक गतिविधियों में, बाल सभा आदि में उसकी कैसी प्रस्तुति है, उन सब के आधार पे हमें उसका मूल्यांकन करना है। उपकरणों की व्यापकता, उपकरण मतलब अपने पास में जो संसाधन काम में ले रहे हैं वो। CCE प्रणाली में A1 या A+ ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर? तो 91 में से 100। पाठोपरांत यानी पाठ के बाद मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो पाठ पढ़ाने के बाद हम करें वो पाठोपरांत है। सत्र की समाप्ति पर प्रस्तुत मूल्यांकन है संकलनात्मक मूल्यांकन। सत्र पूरा हो गया, ठीक है, अगले साल में बच्चा आने वाला है, तो उस मूल्यांकन को कहते हैं संकलन, यानी पूरे साल का जोड़ दिया। संकलन मतलब योग कर दिया, सम मिला दिया। उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि मतलब वही मूल्यांकन से ही होगा। उपलब्धि, कितनी उपलब्धि हुई, क्या अचीवमेंट हुई बालक की। तो मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, ठीक है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता यानी इसमें क्या है, मौखिक परीक्षा लेते हैं तो पक्षपात क्यों? क्योंकि बालक ने कैसा कहा, क्या कहा, अपनी मर्जी से उत्तर देते हैं, प्रूफ उसका कुछ होता नहीं है। क्रियात्मक परीक्षा है उसमें शब्दों का ज़्यादा रहता है। निबंधात्मक प्रश्नों में मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। जैसे मान लीजिए बड़ा प्रश्न है, अब बड़ा प्रश्न लिखा किसी बालक ने भ्रष्टाचार पे, ठीक है। अब आपकी नज़र में वर्तमान में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, बालक ने अपनी नज़र से लिखा, आपने उसको अपनी नज़र से देखा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वस्तुपरकता नहीं रहेगी। जबकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने वाली एजेंसी का नाम क्या है, अब उसका जो उत्तर है वो तो फिक्स है, उसमें आपके विचार वहाँ आड़े नहीं आएंगे, तो वो होता है ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव जो है आत्मनिष्ठ, वहाँ दिक्कत आती है। तो उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किस में हो जाता है? वर्गीकरण में, श्रेणी विभाजन में और शैक्षिक निर्देशन में।
बालकों का वर्गीकरण करना, श्रेणी बांट देना अलग अलग, और शैक्षिक निर्देशन में। दोस्तों कुल 140 प्रश्न है, 120 हो गए हैं। आप कहेंगे 100 कहाँ है, तो मैंने बताया था आपको कि एक पार्ट 1 बनाया, वो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक, मैं हर वीडियो का लिंक डालता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। इसी के नीचे जो है दे रखा है, ज्वाइन कर लेवें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समांकन योजना बनाने का उद्देश्य है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना। शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण निर्माण के चरण, तो देखिए ये काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी खूबसूरती से भी ये तैयार किए गए हैं नोट्स, तो इसके लिए एसपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी तैयार किया, आपको पता होगा करीब 3000 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो भी कोई गेस पेपर नहीं बल्कि आरबीएससी की पुस्तकों से तैयार किया हुआ पेपर है। तो वो आप जो है यस गुरु ऐप पर देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 199 की टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मात्र हमने एक तरह से सहयोग राशि या गुरु दक्षिणे का रूप में। शैक्षिक उद्देश्यों की पहचान, शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण निर्माण के चरण, तो क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों की पहचान करना, विभिन्न पक्षों के आधार पर भार निर्धारण करना, यानी कि किस पार्ट से कितने अंक का हम देंगे, ब्लूप्रिंट बनाना, यानी कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा। कुल पेपर मान लीजिए 80 नंबर का है, तो 10 छोटे देने हैं, 5 2-2 नंबर के देने हैं, 3-3 के देने हैं, इस तरह से प्रश्नों का निर्माण करना, अंकन योजना तैयार करना और प्रश्नवार विश्लेषण करना। तो ये उपलब्धि परीक्षण के चरण है कि पहले उद्देश्य देखेगा, फिर वो भार निर्धारण करेगा शिक्षक, फिर ब्लूप्रिंट बनाएगा, प्रश्नों का निर्माण करेगा, अंक की योजना तैयार करेंगे और फिर प्रश्नवार विश्लेषण करेंगे। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से। और मित्रों शिक्षण विधियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जो भी, तो बहुत सारी चीज़ें तो इनमें कॉमन ही है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, यस गुरु ऐप पर आपको उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगी। उसमें और भी हम कई चीज़ें आपको उपलब्ध करवाएंगे बोनस के रूप में। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है, ब्लूप्रिंट, ये याद रखना। पेपर सीधा ही अपन नहीं बनाना चाहिए, पहले ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए उसका। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है शिक्षक निर्मित सामग्री, लेकिन उपयोगी है प्रश्नों के प्रकार, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण। तो ब्लूप्रिंट के लिए प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, ऑब्जेक्टिव है, अति लघु है, शिक्षण के लक्ष्य क्या है वो, और पाठ्य वस्तु के प्रकरण क्या है वो होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है। देखो इनकी विशेषता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, और इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। एक तो मूल्यांकन होता है ना, वो पक्षपात रहित होता है। क्यों? क्योंकि मतलब उत्तर जो है वो फिक्स है। जैसे मान लीजिए हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 तो 76 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होना। इनके द्वारा स्मृति की परख की जाती है, यादाश्त का भी पता चलता है, और निर्माण समय साध्य होता है, मतलब टाइम लगता है, ये चीज़ है। तो अब आप सोचिए कि हम लोगों ने भी जो प्रश्न तैयार किए हैं, तो आपको करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है उनका उत्तर, तो उनको बनाने के लिए भी काफ़ी सोचा होगा, काफ़ी सोचना पड़ा होगा। और वो 3000 से अधिक प्रश्न आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं सैंपल के रूप में कि क्या लेवल है प्रश्नों का। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कमजोरी क्या है, भाषा विषय कमजोरियां जानी जा सकती है। भाषा विषय की कमजोरियां जानी जा सकती है, ये विशेषताएं थी और इससे ये इसका है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है, और यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। तो ये कुछ कमियां हैं परीक्षा प्रणाली की, अब इनको दूर करना इतना आसान है नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन। भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आजकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, तो ये क्यों यूजफुल है, क्योंकि इनमें निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है, निबंधात्मक, यानी आपको अपने विचार लिखने खुलकर जमकर, तो आप निबंधात्मक प्रश्न में लिख सकते हैं।
छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय आवश्यक है शुद्ध उच्चारण, यानी हम उसकी मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक ले रहे हैं या देख रहे हैं कि वो कैसा बोल रहा है, तो उसके लिए उसका शुद्ध उच्चारण, उचित गति, जैसे स्पीड कम या ज़्यादा, कई जैसे मान लीजिए बहुत फास्ट बोल जाते हैं। फास्ट बोलने का मतलब, एक बार उदाहरण देते हैं, जैसे छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति योग्यता का मूल्यांकन करते समय आवश्यक है शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण, समझ भाषा का प्रयोग। अब ये फास्ट हो गया, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला, तो उचित गति और व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, यानी भाषा जो है वो व्याकरण से जुड़ी हुई हो। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है प्रमापीकृत परीक्षण, यानी चारों ओर से अच्छी तरह से मापा हुआ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है मिलान प्रश्न, जैसे मान लीजिए मिलान कीजिए तो वस्तुनिष्ठ है, यानी वस्तुनिष्ठ की खास पहचान क्या है, जिसका उत्तर पेपर में ही दे रखा हो, तो वो एक तरह से उसकी पहचान है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। जैसे 2 में से 1 करना, वो इत्यादि, हाँ ना, सत्य सत्य, सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार है मानकीकृत परीक्षण और अध्यापक निर्मित परीक्षण। अब उपचारात्मक शिक्षण। उपचार का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट, और निदान का मतलब क्या होता है, कारण ज्ञात करना। निदान का मतलब कारण ज्ञात करना। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि को स्थायी रखना, यह जरूरी नहीं है, लेकिन आवश्यक क्या क्या है, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना। किसी भी चीज़ का हम उपचार करेंगे, जैसे बालक है उसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं आप खड़े हुए 2 रख दी कि बस इलाज कर दिया, इसका जाप्ता कर दिया, बोलेगा नहीं, नहीं, वो गलत है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। मतलब उसकी समस्या क्या है, बालक ने होमवर्क नहीं किया, पिछड़ गया, फिर उसने बहाना बनाया, कॉपी को बकरी खा गई, कॉपी गुम हो गई, क्यों, तो आप उसका कारण ज्ञात कीजिए। कारण ये हो सकता है कि कहीं आपने होमवर्क बहुत ज़्यादा दे रखा हो और सभी बालकों को एक जैसा दे दिया हो, तो होशियार बालक तो कर लेंगे, कमज़ोर बालक पीछे रह जाएंगे और फिर वो बहाने बनाएंगे। तो उनका पहले कारण ज्ञात कीजिए, फिर उसका उपचार जो है, यानी उसके लिए क्या आप फार्मूला अपनाएंगे, उसको कम दिए, उसको इम्पोर्टेंट दिए, या उसको कहा कि चलो तुम इस स्लो मोशन में कर लो, किसी बालक की कॉपी देखिए उसकी मदद करवाई, उसको स्कूल में थोड़ा एक्स्ट्रा रोका, वो आगे उपचार है। विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, तो ये ध्यान रखना चाहिए। बच्चा गलती कर रहा है, हम सोच रहे जाने दो, तो वो नहीं, ठीक है। उपचारात्मक में ये आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए उपहास, हंसी मजाक नहीं होनी चाहिए। जैसे थोड़ी बहुत चलो चलती है क्लास में, मगर उसकी मजाक उड़ाएं कि अरे देखो इसको कुछ नहीं आता, देखो इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ, अरे तो मूर्ख, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी बालक को। जबकि होना चाहिए सहानुभूति होनी चाहिए। आप खुद को देख लीजिए ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर आपसे अच्छा व्यवहार करेगा और आपसे थोड़ी 2 बात कर लेगा, पूछेगा और क्या चल रहा है, तबीयत कैसी है, सुधार है क्या, आपकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप तो जल्दी ठीक हो जाओगे, इतना कहते हैं हम आधे ठीक हो जाते हैं। तो बालक के लिए भी तो हम एक तरह से डॉक्टर के समान है, तो हमें भी उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उसको अभ्यास करवाना चाहिए, न कि हम उसकी हंसी उड़ाएं या उस पर गुस्सा करें। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है उपचार, यानी एक तरह से डॉक्टर वाला टीचिंग, तो वो उपचारात्मक है, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान करके, यानी कारण ज्ञात करके उसे दूर करने हेतु शिक्षण दिया जाता है, उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। जैसे बालक में क्या क्या कमियां रह गई, वो अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना चाहिए। अब ये परिभाषा देख लीजिए, भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते उन बच्चों के। परिभाषा किसकी है, सोनेल की। एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठता है, यह शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे तो क्या है, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करके हम उसका उपचार करेंगे। तो दोस्तों, रीट के लिए टेस्ट सीरीज यस गुरु ऐप पर चल रही है। आने वाले टाइम में आपको जीके राजस्थान और इंडिया का फाउंडेशन टेस्ट सीरीज चलाएंगे। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको टेस्ट सीरीज मई महीने में चलाएंगे। फिलहाल आप यस गुरु ऐप को डाउनलोड करके वहाँ जा सकते हैं, टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। एक सुपर फास्ट रिवीजन के लिए अल्लादीन का चिराग नाम से भी हमने सीरीज चलाई है, जिसमें सभी क्वेश्चनों के आंसर को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया गया है। वहाँ मूल्यांकन के बजाय आप केवल उनको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।